हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी में नया लेक्चर लेके आ गए हैं और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो ये लेक्चर है ये पिछले लेक्चर का ही कंटिन्यूएशन है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने पोटेंशियोमीटर चालू किया था। पोटेंशियोमीटर हमने डिटेल में पढ़ा। पोटेंशियोमीटर का पहले कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, पोटेंशियोमीटर दिखता कैसा है, वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, ये सब चीज़ें। उसके बाद हम लोग ने पोटेंशियोमीटर का यूज़ देखा। उस यूज़ के केस में हमने पोटेंशियोमीटर का दो तरीके से यूज़ किया था। एक तो हमने एक सिंगल सेल का अननोन सेल का ईएमएफ निकालने के लिए यूज़ किया था पोटेंशियोमीटर को, और दूसरा हमने दो सेल्स का कंपैरिजन किया ईएमएफ्स का। दो सेल्स का ईएमएफ का कंपैरिजन करके हमने दो फार्मूलाज निकाले थे। जैसे तुमको मैं फार्मूलाज यहाँ पे लिख देता हूँ। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ, ये खाली रिवाइज कराने के लिए है। रिवाइज मतलब तुमको बस फार्मूला याद हो। जैसे दो सेल्स हैं तो उनके ईएमएफ्स का जो वैल्यू है वो एक तो इस फॉर्मूले से कंपेयर होता है, और ये है इंडिविजुअल मेथड का रिजल्ट। हम जब एक एक सेल को एक एक बार में ईएमएफ कंपेयर कर रहे थे, या एक एक सेल को एक एक बार में पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्ट करते हैं, तब ये फॉर्मूला आता है। वहीं पे एक और फार्मूला हमको मिला, E1/E2 इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। और ये जो रिजल्ट आया था ये आया था सम एंड डिफरेंस मेथड से, है ना। तो ये चीज़ याद रखना, ये दो मेथड्स हमने यूज़ किए हैं पिछले लेक्चर में टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स। इंडिविजुअली एक एक सेल को कंपेयर किया तो ये ऐसा रेशो आता है, या एक एक सेल का ईएमएफ निकाला तो ऐसा रेशो। दो सेल्स को सम और डिफरेंस मोड में रख के निकाला तो ऐसा कंपैरिजन का रेशो आता है। ये बात तुमको याद रखनी है, ठीक है। आज जो हम देखने वाले हैं वो इसका थर्ड यूज़ है, थर्ड और लास्ट यूज़ है इसका, टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। किसी सेल का अननोन रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टेज। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थर्ड यूज, दैट इज टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। और ये जो डेरिवेशन करने जा रहा हूँ मैं, जो ये सर्किट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र बोर्ड के 2023 के फिजिक्स के पेपर में ये क्वेश्चन आया था 3 मार्क का। तुमको डिराइव करके बताना था एक एक्सप्रेशन यूजिंग पोटेंशियोमीटर टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो देखो सर्किट डायग्राम कैसा है। सर्किट डायग्राम में अपने पास ये पॉइंट ए से निकलता हुआ वायर है। ये पॉइंट ए से कनेक्ट करने के लिए वायर को हम लोग 4 लूप्स में घुमाते हैं, है ना। तो ये अपना पोटेंशियोमीटर वायर हो गया लाइक दिस। ये अपना पॉइंट ए, ये अपना पॉइंट बी, करेक्ट। पॉइंट ए से कनेक्शन कैसे होता है, यहाँ अपना बैटरी होता है, ऑक्सिलरी बैटरी, अगर तुमको याद हो। देखो पिछला लेक्चर बहुत अच्छे से देख के आना, तभी ये समझ में आएगा। पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड जो भी टर्म्स है वो तुमको पता होने चाहिए। तो ये ऑक्सिलरी बैटरी जिसका कुछ वोल्टेज है, यहाँ एक हमने की लगा दिया के, और यहाँ रियोस्टैट लगाया है, और ये ऐसा कनेक्शन हो गया मेरा पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। अब मुझे कनेक्ट करना है एक सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे निकालना है। तो ध्यान से देखो कनेक्शन कैसा हो रहा है। यहाँ मेरा वो एक सेल है जिसका अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है। ये रहा वो इंटरनल रेजिस्टेंस R। ज़रा ध्यान से देखो, इसके साथ में, सेल के साथ में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है। अभी हम लोग देखेंगे इसका यूज़ क्या है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और यहाँ एक की है, और ये अपना सर्किट है, ठीक है। ये ओवरऑल सर्किट है। दिस इज़ आवर की K1। ये की है K, ये की है K1, और यहाँ जो एक्सटर्नल सेल हमने लगाया है उसका कुछ EMF ले लेते हैं। लेट द EMF बी E1, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हमने लगाया है, लेट दैट रेजिस्टेंस बी R। तो सर्किट सबको समझ में आया है, देख लो ध्यान से। ये अपना पोटेंशियोमीटर पूरा, इसके साथ में हमने एक सेल लगाया। अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसको उठा के यहाँ कनेक्ट कर दो, ये ऐसे बीच में, ठीक है। अगर सिंपल सर्किट तुमको देखना है तो सिंपल सर्किट और भी सिंपल दिखाई पड़ेगा ऐसे। ये तुम्हारा पूरा पोटेंशियोमीटर वायर, देख लो ज़रा ध्यान से। इसी को मैं एक सिंपल तरीके से बता देता हूँ सर्किट को। ये तुम्हारा पूरा पोटेंशियोमीटर वायर, इसको हमने कनेक्ट किया एक ऑक्सिलरी बैटरी से, एक की से, और एक रियोस्टैट से, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पॉइंट ए, ये हो गया तुम्हारा पॉइंट बी। तो ये जो 4 राउंड घूम के तुम्हारा वायर बनाया गया है ना, इसको मैंने एक ही लाइन में बना दिया। ये मेरा पूरा पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है।
और यहाँ पे पॉइंट ए से मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ मेरा सेल। ध्यान से देखना, ये मेरा सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे निकालना है। तो इस सेल के साथ में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और एक की लगा के मेरा सर्किट हो गया कंप्लीट। ध्यान से समझ में आया? ये की K1, ये रेजिस्टेंस R, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इसका EMF E1, ये बैटरी का वोल्टेज V, ये की K और ये रियोस्टैट। ठीक है, रियोस्टैट यहाँ भी लिख देते हैं। तो ये सिंपल सर्किट है और ऑफ कोर्स इसके साथ हमको मालूम है क्या करना होता है। इसके साथ कनेक्ट होगा एक गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर के साथ में कनेक्ट होगी एक जॉकी। ठीक है, तो सेम पर्पज़ यहाँ पे भी होगा। यहाँ कनेक्ट होगा गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट होगा जॉकी। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये सर्किट तुमको समझ में आया? बोलो, ये सिंपल सर्किट है, ये पूरा एलैबोरेटेड सर्किट है। दोनों एक ही हैं, बस पोटेंशियोमीटर का जो पूरा वायर है ए से बी वो मैंने एक ही बार में ड्रॉ कर दिया। यहाँ 4। ये ऐसा क्यों ड्रॉ करते हैं तुमको मालूम है ना? क्योंकि पोटेंशियोमीटर का वायर सेवरल मीटर्स लॉन्ग होता है। चलो, अब हमको ये इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। ज़रा ध्यान से देखना, इसके लिए स्टेप क्या है या इसके लिए अप्रोच कैसा है। अप्रोच ये है कि हम पहले ये वाली जो की है ना K1, इसको ओपन रखेंगे। तुम जब ये की K1 ओपन रखोगे तो होगा क्या? होगा ये कि ये वाला जो सर्किट है ना पूरा, ये जो ऊपर डब्बा बना हुआ है ये सर्किट मतलब ये सेल वाला सर्किट, ये सेल वाला सर्किट चालू नहीं होगा। मतलब ये सेल का या ये सेल से कोई करंट नहीं निकलेगा जो इस रेजिस्टेंस में जाएगा, या बेसिकली बोल सकते हो ये इस सेल से कोई करंट नहीं निकलेगा। ये वाला सर्किट नहीं काम करेगा, मतलब इस सेल के वजह से कोई करंट यहाँ नहीं फ्लो करेगा। बस इतना बोलना चाह रहा हूँ मैं। हाँ, और कोई करंट है जो फ्लो करेगा? हाँ, ये वाला करंट, ये जो बैटरी का करंट है जो यहाँ निकल के जा रहा है, जैसे यहाँ से जो बैटरी से करंट निकल के जा रहा है वो यहाँ डिवाइड होकर फ्लो कर सकता है। तभी तुमको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा अलग अलग जगह पे। जैसे ही तुम नल पॉइंट फाइंड आउट करोगे जहाँ कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? उसका मीनिंग हो जाएगा कि ऊपर से नीचे कोई करंट नहीं आ रहा है, और उस टाइम पे तुम्हारा जो बैलेंसिंग है वो तुम्हारा E1 के लिए है। ठीक है, तो जब मैं when key K1 is open and the jockey is tapped, जॉकी को टैप किया टू फाइंड द बैलेंसिंग पॉइंट। जॉकी को टैप करके हमने क्या फाइंड किया? बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड आउट किया। तो जब ये बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा, देखो ध्यान से, ये बैलेंसिंग पॉइंट किसके लिए मिलेगा? ये बैलेंसिंग पॉइंट सेल के पूरे EMF के लिए मिलेगा। सेल के पूरे EMF के लिए बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा, क्योंकि इस बार या अभी के लिए सेल का पूरा EMF यहाँ बैलेंस होगा। सेल का टर्मिनल पोटेंशियल बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि सेल में से जब कोई करंट निकलता है, देखो तुमको मैं थोड़ा प्रीवियस लेक्चर तुमको पता होना चाहिए सेल से रिलेटेड। ये एक तुम्हारा सेल है, ठीक है, और ये उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। जब तक ये कनेक्शन नहीं बनेगा तब तक इस सेल से कोई करंट नहीं निकलेगा, और तब तक ये इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ काम का नहीं है। ये मीनिंग है। अरे जब करंट फ्लो करेगा तभी तो उस करंट के सामने इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा एज एन ऑब्स्टेकल बनके। जब तक करंट नहीं फ्लो कर रहा तब तक इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये मैंने तुमको सेल पढ़ाने के टाइम पे डिटेल में बताया है, तो वहाँ ये चीज़ तुमको पता होनी चाहिए। वहाँ से तो ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी। हम जब बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड आउट करते हैं तो हम इस EMF के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं या इस पूरे EMF के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, E1 के लिए। बस इतना बात बोलना है। सो देयरफॉर व्हेन द नल पॉइंट is found at length L1 लेंथ पे अगर हमको नल पॉइंट मिलता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं therefore EMF of the cell is balanced against L1 लेंथ। तो EMF का वैल्यू हो जाएगा K टाइम्स L1। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। ये कहाँ से आया? अगर किसी को बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा तो पहला एप्लीकेशन के बारे में ठीक से समझो। जो पहला एप्लीकेशन मैंने पोटेंशियोमीटर का कराया है, इसलिए बोल रहा हूँ पिछला लेक्चर देख के आओ, बहुत ज़रूरी है। अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो ये सडनली तुम पोटेंशियोमीटर का थर्ड एप्लीकेशन देख रहे हो बिना पोटेंशियोमीटर को समझे। तो पहले पोटेंशियोमीटर को समझो, पोटेंशियोमीटर काम कैसे कर रहा है। यहाँ पे K तुम्हारा क्या है? K इज़ योर पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये सब चीज़ें, ये सब बातें तुमको पता होंगी, तभी तुमको ये चीज़ एकदम इजीली समझ में आएगा। ये टॉपिक है एकदम इजी। देखो तुमको 2 इक्वेशंस बनाने और फिर सॉल्व करना है, दैट्स ऑल। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं। व्हेन की K1
इज क्लोज्ड। अब देखो जब ये की K1 क्लोज हो जाएगी तब कुछ इंटरेस्टिंग होगा। ये की जैसे ही क्लोज हुई, अब ये सर्किट पूरा कांटेक्ट में है या ये सर्किट पूरा क्लोज्ड है, तो अब इस सेल से एक करंट निकलेगा और ये करंट यहाँ फ्लो करेगा। और जैसे ही सेल से करंट फ्लो करने लगता है, अब सेल पूरा ईएमएफ नहीं दे पाता है, अब सेल से बाहर सिर्फ उसका टर्मिनल वोल्टेज आता है। तो जैसे ही इस सर्किट में से एक करंट फ्लो करेगा तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये बैलेंसिंग E1 के लिए ना देके टर्मिनल वोल्टेज के लिए देगा। और टर्मिनल वोल्टेज हमको मालूम है क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज होता है E माइनस IR। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे 11th के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में था। स्टेट बोर्ड वालों 12th को तो, CBSE को तो यहीं पे है, CBSE को तो तुम्हारा ये 12th का ही करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको पता होना चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज इज E माइनस IR, वेर V इज टर्मिनल वोल्टेज। ये तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये E तुम्हारा EMF है, I करंट है और R इंटरनल रेजिस्टेंस है जो हम लोग फाइंड करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे मिलेगा। तो अब हमारा जो बैलेंसिंग है वो V के लिए किया है। सो व्हेन की K1 इज क्लोज्ड एंड अनदर नल पॉइंट, या अनदर से अच्छा मैं लिखता हूँ एंड न्यू नल पॉइंट इज फाउंड एट L2 लेंथ। ध्यान रखना ये जो नया नल पॉइंट मिलेगा हमको या नया जो लेंथ मिलेगा वो लेंथ तुम सोच के बताओ L1 से ज़्यादा होगा या L1 से छोटा होगा। पहला वाला जो लेंथ है वो L1 है, दूसरा जो लेंथ है वो L2 है। तो ध्यान रखो ये जो लेंथ है ये डिपेंड करता है वोल्टेज पे, कितने वोल्टेज के लिए बैलेंस हो रहा है। जैसे अगर E1 के लिए बैलेंस हो रहा है तो कुछ लेंथ मिली, और इस बार V के लिए बैलेंस हो रहा है तो V की वजह से कुछ लेंथ मिली। बट अगर E1 ज़्यादा है V से तो L1 ज़्यादा होगा B से। बोलने का मतलब ये EMF अगर ज़्यादा है तो ये लेंथ ज़्यादा होगी, बस इतना सा मीनिंग है। अरे ये K तो कांस्टेंट होता है ना, तो ध्यान से देखो E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, यही तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। तो देखो, तो हम लोग बैलेंसिंग किसके लिए कर रहे हैं, अब बैलेंसिंग हम लोग कर रहे हैं E माइनस IR के लिए। तो EMF किसका है, इसका, तो EMF का वैल्यू E1 माइनस IR ये किसके इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है K टाइम्स L2 के। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात, बोलो यहाँ तक समझ में आई। ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं, ये I हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा क्योंकि I हमको पता नहीं है क्या है। तो मैं ये इक्वेशन यहाँ से हटा रहा हूँ, ये तुम्हारा 11th का पार्ट है जो तुमको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था। देखो ये I का वैल्यू मुझे कैसे मिलेगा, I का वैल्यू मुझे मिल जाएगा सिंस I विल बी इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R। बोलो हाँ या ना, यही होता है ना EMF। तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है I, ये क्या हो जाएगा, EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो EMF E1 है, रेजिस्टेंस कितना है R प्लस R। तो EMF अपॉन रेजिस्टेंस किया, करंट मिल गया, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो क्या मिलेगा, E1 माइनस I की जगह सब्स्टिट्यूशन करो, E1 अपॉन R प्लस R। तो E1 अपॉन R प्लस R इंटू ये स्मॉल r भी रहेगा, ये हमने I सब्स्टिट्यूट किया इतना पूरा, स्मॉल r तो है ना, दिस इज इक्वल्स टू K टाइम्स L2। अभी तुमको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे LHS और RHS, या बोल सकते हो मुझे इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है ताकि मुझे L1 L2 के फॉर्म में कुछ मिले। ध्यान दो, मैं E1 कॉमन ले लेता हूँ, E1 कॉमन लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस R अपॉन R प्लस R, दिस इज इक्वल्स टू K टाइम्स L2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया। देखो हमने क्या किया, पहले ये की को ओपन रखा तो बैलेंसिंग EMF E1 के लिए हुआ, उसके लिए कुछ लेंथ मिला L1, तो ये इक्वेशन अपना पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल यूज़ करके E1 इज इक्वल्स टू KL1। फिर हमने की क्लोज किया, तो अब हमको मालूम है इस सेल का पूरा EMF नहीं आएगा बाहर, सिर्फ टर्मिनल वोल्टेज बाहर आएगा। तो टर्मिनल वोल्टेज होता है E माइनस IR, उसको बैलेंस किया, लेंथ मिली L2, चाहिए तो वो L2 भी बना दो, ये L2 सपोज कहीं यहाँ मिलता है, ऑफ कोर्स L2 कम होगा, ये बात याद रखना। ठीक है, पहले L1 यहाँ मिलता है, L2 यहाँ मिलता है। ठीक है, L2 छोटा होगा क्योंकि बाद में वोल्टेज की वैल्यू कम हो जा रही है। पहले पूरा EMF के लिए बैलेंस कर रहे हैं हम, अब EMF के लिए ना बैलेंस होकर सिर्फ टर्मिनल वोल्टेज के लिए बैलेंस हो रहा है। ठीक है, तो ये हमको दो इक्वेशंस ऐसे मिलते हैं, इन दो इक्वेशंस को डिवाइड करके हमको स्मॉल r के लिए एक्सप्रेशन निकालना है।
मैं ये सिंपल वाला सर्किट मिटा रहा हूँ, जिसने नहीं ड्रॉ किया ड्रॉ कर लो, ये सिंपल वाले सर्किट का डायग्राम ड्रॉ कर लो। चलो यहाँ मैं यूज़ करता हूँ जगह टू सॉल्व द एक्सप्रेशन फर्दर। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, ये अपॉन ये कर लो तो इवन कैंसिल हो जाएगा, या मैं लिखता हूँ यहाँ पे डिवाइडिंग 1/2। डिवाइडिंग 1/2, डिवाइड करो, दिस अपॉन दिस करोगे, या 2/1 कर दे, क्या ज़्यादा सिंपल लग रहा है 2/1 है ना, 2/1 करते हैं। 2/1 करने का फ़ायदा क्या है, ये पूरा जो बड़ा सा डरावना एक्सप्रेशन है ये ऊपर ही रहेगा ना। चलो डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 1 - r अपॉन r प्लस r, ये पूरा रहेगा, अपॉन नीचे इवन कैंसिल हुआ है, मैं लिख ही देता हूँ। चलो ये इवन, ये पूरा अपॉन इवन, दिस इज इक्वल्स टू KL2 अपॉन KL1। अब ठीक है, यहाँ मेरे हिसाब से तो ये आ जाएगा L2 अपॉन L1, क्योंकि K और K कैंसिल, ये इवन कैंसिल। इसको ही सॉल्व करना बाकी रह गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी यहीं। ये r प्लस r इधर मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा r प्लस r, और ये r इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा -r, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा r प्लस r। अरे डिनोमिनेटर मत भूल जाओ, ये स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल होएगा, बचेगा कैपिटल R। दिस इज इक्वल्स टू L2/L1। और कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है देखो, r कैंसिल होके कैपिटल R बच रहा है, मुझे स्मॉल r के लिए एक्सप्रेशन चाहिए, तो मुझे मिल रहा है कैपिटल R अपॉन r प्लस r इज इक्वल्स टू L2/L1। यहाँ तक क्लियर है बोलो? हाँ ठीक है, जगह की कमी और जगह चाहिए होगी, चलो 2-4 एकड़ ज़मीन खरीद के फिर उस पर पढ़ाना चालू करूँ, जगह की कमी पड़ रही है, 12th के टॉपिक्स बड़े बड़े हैं। ओके ये नोट डाउन करो इतना, तब हम आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ ये, ठीक है। आई होप नोट डाउन कर लिया था, नहीं नोट डाउन किया था तो पीछे जाके नोट डाउन कर लो यार, कोई तकलीफ़ का बात नहीं है ना। इतना तो तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, प्ले पॉज का बटन है, यूट्यूब पे ऑप्शन है 10 सेकंड पीछे 10 सेकंड आगे, जो भी, ये सारी चीज़ें तुमको पता है, ठीक है। चलो हमको स्मॉल r के लिए एक्सप्रेशन चाहिए, तो क्या करते हैं, ये पूरा एक तरफ इस तरफ लेके जाते हैं और ये पूरा इस तरफ लेके आते हैं। देखो क्या होगा, आई थिंक या उल्टा कर देते हैं। देखो ये हो जाएगा r प्लस r अपॉन r इज इक्वल्स टू L1/L2। अब ठीक है, उल्टा कर दिया, उल्टा मतलब फ्लिप है ना, बैक फ्लिप चैलेंज कर दिया, या फ्लिप द इक्वेशन चैलेंज किया है। देखो यहाँ से r कॉमन लो, कैपिटल R, तो ये हो जाएगा 1 प्लस r अपॉन r, दिस इज इक्वल्स टू L1/L2। अब देखो सिंप्लीफाई होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, r अपॉन कैपिटल R हो जाएगा L1/L2 -1, करेक्ट, ये 1 यहाँ आ गया ना। सो फाइनली स्मॉल r का एक्सप्रेशन देखो क्या मिल रहा है, कैपिटल R टाइम्स L1/L2 -1, ये आ गया तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन। ध्यान दो क्या क्या चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, सिर्फ 2 बैलेंसिंग लेंथ और ये सर्किट में लगाया हुआ रेजिस्टेंस, दैट्स ऑल यू नीड, दैट्स ऑल यू नीड। तो देखो पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी सेल का, चाहे उस सेल का EMF पता हो ना पता हो, डजेंट मैटर, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर उसका EMF पता होगा तब तो ये सब करने का ज़रूरत ही नहीं है ना। तुमको किसी ने बोल दिया सेल का EMF है 5 वोल्ट और सेल में 2 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया, बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। तुमको बस इतना करना है, ये 5 वोल्ट है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस पता नहीं है, इधर 2 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है, हो गया। यहाँ सर्किट जो करंट फ्लो करेगा, इधर एक एमीटर लगाओ यहाँ सर्किट में, या एमीटर से करंट मेजर करो, हो गया। जो भी करंट आए उस करंट को इक्वेशन में डालो और सॉल्व कर लो। अरे अब इतना तो कर ही लोगे ना। एक बार करंट का वैल्यू मिला तो करंट का फॉर्मूला क्या है, करंट का फॉर्मूला है E/R प्लस R। देखो I पता है, E पता है, R पता है, स्मॉल r निकल जाएगा, ख़त्म बात। तो पोटेंशियोमीटर यूज़ करने का ज़रूरत कब है, जब तुमको सेल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, सेल के बारे में कुछ भी नहीं पता और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ दिया है, तो हम यूज़ कर सकते हैं। फ़ायदा क्या होता है ये यूज़ करने का, या यूज़ ही क्यों, पोटेंशियोमीटर ही क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग। पोटेंशियोमीटर इसलिए यूज़ करें क्योंकि पोटेंशियोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होता है
पोटेंशियोमीटर ज़्यादा एक्यूरेट होता है, इसीलिए हम पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं। ये फ़र्क याद रखना, मैंने कल बताया था तुमको कि एडवांटेजेस क्या क्या हैं पोटेंशियोमीटर के। तो ये एक एडवांटेज है ओवर वोल्ट मीटर। हम नॉर्मल वोल्ट मीटर लगा के नहीं कर सकते ये चीज़, नॉर्मल वोल्ट मीटर लगा के करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये अपना इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 3। यही तुमको 3 मार्क के लिए पूछा था बोर्ड के एग्ज़ाम में इस साल, महाराष्ट्र बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक है, CBSE में भी ये आ चुका है, तो ध्यान से देखो इसको और अच्छे से नोट डाउन करके लिखो एक एक चीज़। फिर मैं तुमको थोड़े एप्लीकेशंस बता देता हूँ पोटेंशियोमीटर के, जो पोटेंशियोमीटर यूज़ होता है बाकी जगहों में, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लिया था। देखो पोटेंशियोमीटर के कुछ सिंपल एप्लीकेशंस हैं। सिंपल मतलब तुमको खाली बाय हार्ट करना है, सिंपल ही है ये। जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन है, अच्छा अब तक जो हमने किया ना वो यूजेस थे, ये बात याद रखना। ये इस बार बोर्ड के एग्जाम में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हुए। उनको पूछा था हाउ टू यूज़ पोटेंशियोमीटर टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो उनको समझ में ही नहीं आया कि उसको करना क्या है। उनको समझा ही नहीं कि सर्किट बना के पूरा एक्सप्रेशन डिराइव करना है। उनको लगा एप्लीकेशन पूछेगा तब करना है, नहीं यूजेस बोला तो यूज़ ही पोटेंशियोमीटर का वो 3 है जो तुमको कराया है बुक में। ठीक है, या जो अभी मैंने कराया है। एप्लीकेशंस में क्या होता है, एप्लीकेशंस में इट कैन बी यूज्ड, पहला एप्लीकेशन है इट कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज डिवाइडर। हम इसको वोल्टेज डिवाइडर की तरह यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे मुझे फिक्स करना है कि किसी डिवाइस में इतना ही वोल्टेज चाहिए, तो मुझे उतना ही वोल्टेज उस डिवाइस को देना है, और सोर्स में ज़्यादा वोल्टेज है तो उस टाइम मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से। ये सपोज़ मेरा पोटेंशियोमीटर वायर है और इस पोटेंशियोमीटर वायर पे पूरा सोर्स लगा हुआ है। ये सोर्स से अगेन सब कुछ सेम वैसे ही जैसे सब कुछ पहले से था। यहाँ तुम्हारा की, यहाँ तुम्हारा रियोस्टैट एंड सो ऑन। ठीक है, ये तुम्हारा पोटेंशियोमीटर वायर है और मेरे पास एक डिवाइस है जिसमें मुझे कुछ सिलेक्टेड वोल्टेज देना है। तो मैं क्या करता हूँ, ज़रा देखना ध्यान से। आई कैन जस्ट कनेक्ट द डिवाइस इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वायर, जितने का पोटेंशियल डिफरेंस उस पोटेंशियल डिफरेंस के इतना हो जितना डिवाइस को चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे मुझे 10 वोल्ट इस बैटरी को देना था, 10 वोल्ट इस डिवाइस को देना था। यहाँ की जो बैटरी है वो सपोज ज़्यादा है, मुझे 10 वोल्ट ही इस डिवाइस को देना था। तो मैंने क्या किया, मैंने इस डिवाइस को इस वायर पे यहाँ और यहाँ कनेक्ट किया है। इसका फ़ायदा क्या होगा, मुझे मालूम है पोटेंशियोमीटर का जो वायर है उसका जो वोल्टेज होता है वो K टाइम्स L होता है ना। L लेंथ का जो वोल्टेज होता है वो K टाइम्स L होता है, वेयर K इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल तुमको पता होगा, तो बहुत ईजी चीज़ है ये। मैं इस डिवाइस को सिर्फ इतने पार्ट में कनेक्ट करूँगा, तो इतने पार्ट का जो वोल्टेज होगा वो इसको मिलेगा। अरे दोनों पैरेलल में ना, इतने वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस डिवाइस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सिंपल। तो अब इतने बचे हुए वोल्टेज में मैं कोई और डिवाइस कनेक्ट कर सकता हूँ। तो देखो वोल्टेज डिवाइड हो गया, इतने पार्ट में कुछ वोल्टेज यहाँ यूज़ हो रहा है, इतने पार्ट का कुछ वोल्टेज कहीं और यूज़ हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है। दूसरा, इट इज़ यूज्ड फॉर ऑडियो कंट्रोल। ऑडियो कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। सबने कभी ना कभी स्पीकर में घुमा के आवाज़ तेज़ या आवाज़ कम तो किया ही होगा ना, ये तो किया ही है, राइट। तो जब वो तुम नॉब घुमा के आवाज़ तेज़ या आवाज़ कम करते हो या स्लाइडर से आवाज़ बढ़ाते या कम करते हो, तो उसमें तुम एक पोटेंशियोमीटर यूज़ कर रहे होते हो, जो बढ़ाने पे पोटेंशियल को बढ़ाता है, जो आउटपुट को बढ़ा देता है, कम करने पे पोटेंशियल को कम करता है, जो आउटपुट को कम कर देता है। सो बेसिकली दे आर यूज्ड एज स्लाइडर एंड रोटेटिंग नॉब्स। रोटेटिंग नॉब्स की तरह या स्लाइडर्स की तरह हम ऑडियो कंट्रोल के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसका थर्ड एंड लास्ट एप्लीकेशन जो तुम्हारे बुक में है, इट कैन बी यूज्ड एज अ सेंसर इन सम मशीन्स। ठीक है, इसको तुमको एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट अगर तुमको 1-2 मार्क के लिए कहीं पूछता है तो ये 3 चीज़ तुमको पता होना चाहिए कि ये 3 तरीके से हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। रही बात इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, तो मैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी लिखा देता हूँ। यूजुअली इतना तो थियरी में हम लोग करते नहीं हैं लेक्चर में, बट स्टिल ये ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो इसलिए मैं तुमको थियरी भी इतना छोटा छोटा बता रहा हूँ। जैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज तो ठीक है, वो तो तुम बाय हार्ट ही करोगे, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है एडवांटेज डिसएडवांटेज। जैसे एडवांटेज क्या है,
एडवांटेज ये है कि एक्यूरेट होता है, ये काफ़ी सेंसिटिव होता है ना। मैं एडवांटेजेस लिख देता हूँ इसके, एडवांटेजेस ओवर वोल्ट मीटर। हम क्यों नहीं वोल्ट मीटर यूज़ करते, क्यों हम पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं? तो एडवांटेजेस हैं, इट इज़ वेरी एक्यूरेट एज कंपेयर्ड टू वोल्ट मीटर। तो एक्यूरेसी एक एडवांटेज है। दूसरा हाई सेंसिटिविटी। अब बोलने को तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, जब सेंसिटिविटी होगी तभी तो एक्यूरेसी होगी ना। हाई सेंसिटिविटी एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वोल्ट मीटर से हम कभी ईएमएफ मेजर कर ही नहीं पाते सेल का, कभी भी हम सेल का ईएमएफ मेजर कर ही नहीं पाएंगे। जैसे सपोज ये सेल है, ठीक है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ मैंने वोल्ट मीटर लगाया, ये मैंने वोल्ट मीटर लगाया मेजर करने के लिए। तो जब भी मैं वोल्ट मीटर लगाऊंगा ना, हमेशा इसमें से कुछ ना कुछ करंट फ्लो करने लगेगा, और ये वोल्ट मीटर जो वोल्टेज मेजर करेगा वो हमेशा E माइनस IR मेजर करेगा, हमेशा। ये कभी E को मेजर कर ही नहीं पाएगा वोल्ट मीटर कभी E को मेजर कर ही नहीं पाएगा। सो एडवांटेज ये है कि इट कैन मेजर EMF ऑफ द सेल, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। वोल्ट मीटर कभी EMF मेजर कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा वो कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ कर लेगा, और जैसे ही करंट ड्रॉ करना चालू हुआ EMF वैल्यू नहीं बचेगी, ठीक है। एंड देन फोर्थ एडवांटेज, इट कैन मेजर very small potential differences of the order 10⁻⁻⁶ volts। ये सब मैंने तुमको जब थियरी पार्ट एक्सप्लेन कर रहा था इसका, मैं यूजेस बता रहा था जब मैं, तभी मैंने तुमको ये सब बताया है। पिछले लेक्चर में डिटेल में ये सब, डिटेल मतलब पिछले लेक्चर में मैंने ये सब तुमको मेंशन कर दिया था कि ये एडवांटेजेस हैं। एक डिसएडवांटेज होता है, एक ही डिसएडवांटेज है, देखो क्या होता है। डिसएडवांटेज ये है कि इट इज़ नॉट वेरी हैंडी। हैंडी मतलब वोल्ट मीटर की तरह एक छोटा सा डब्बा नहीं है ये एक बड़ा लकड़ी का सेटअप है, एक बड़ा लकड़ी का पूरा पार्ट है, लकड़ी का एक पूरा वेज है, एक पटरी है बड़ी, उस पे ऐसे 4 मीटर का वायर है, 4 मीटर स्केल्स माउंटेड है उस पर, और साथ में तुम्हारे पास एक रियोस्टैट रखना पड़ेगा, एक बैटरी रखनी पड़ेगी, एक की रखनी पड़ेगी, फिर उसको किसी सेल के साथ कनेक्ट करने के लिए सेल रखना पड़ेगा, और बाकी सारी चीज़ें। तो ये बहुत ज़्यादा तामझाम वाला चीज़ है, वोल्ट मीटर की तरह नहीं है। वोल्ट मीटर छोटा सा एक डब्बा होता है, लाओ लगाओ, 2 वायर लगाओ, कनेक्ट करो, हो गया ख़त्म। ये ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट हैंडी और इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़, नॉट कन्वीनियंट एवरीवेयर। तो वोल्ट मीटर हैंडी है बट उसमें एक्यूरेसी नहीं है, और पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट है बट उसमें हैंडीनेस नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स होते ही हैं, तुम जैसे भी जो भी चीज़ बनाना चाहो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा ही। तो इट्स दैट। तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ और तुमको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाएगा। चलो, हो गया था लिख के। अब ये एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ये बड़ा सा क्वेश्चन है, इसका छोटा सा सॉल्यूशन है। देखो क्या है, क्वेश्चन पढ़ लो पहले। When 2 cells of EMFs E1 and E2 are connected in series to assist each other, assist each other का मतलब होता है सम मोड, याद रखना, दोनों एक दूसरे को असिस्ट करें, दोनों का करंट एड अप हो। सो टू असिस्ट ईच अदर, ये वर्ड याद रखना, असिस्ट मतलब होता है सम मोड, ठीक है। सो टू असिस्ट ईच अदर, देयर बैलेंसिंग लेंथ ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर इज फाउंड टू बी 2.7 मीटर्स। तो जब असिस्ट कर रहे हैं तब बैलेंसिंग लेंथ 2.7, यानी सम मोड में बैलेंसिंग लेंथ 2.7। When the cells are connected to oppose each other, याद रखो oppose मतलब डिफरेंस मोड, ठीक है। When they are connected to oppose each other, their balancing length is 0.3 मीटर। हमको बोला है compare their EMFs। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, देखो पहले गिवन डेटा लिख लो। गिवन क्या है? गिवन है L1 कितना है? 2.7 मीटर। ये किसके लिए है? ये सम मोड के लिए है। और L2 किसके लिए है? डिफरेंस मोड के लिए, ठीक है।
तो मेरे को मालूम है सम और डिफरेंस में इक्वेशन क्या होता है, मेरे को मालूम है E1 अपॉन E2 होता है L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। ये जिसको नहीं पता है वो पिछला लेक्चर देख के आओ, पिछले लेक्चर का ही ये टॉपिक है, सम एंड डिफरेंस मेथड। सब्स्टिट्यूट करो, L1 L2 कितना है, L1 है 2.7 प्लस L2 कितना है 0.3 अपॉन फिर से 2.7 माइनस 0.3, 2.7 और 0.3 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा अपॉन ये कितना है 2.4, करेक्ट। कुछ कैंसलेशन हो रहा है, आई थिंक 3 8 are 24, यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन 0.8, क्लियर। 0.8 का रेसिप्रोकल निकालना है, और क्या 0.8 का रेसिप्रोकल निकालोगे तो मैं तुमको देखो रेसिप्रोकल का एक शॉर्टकट बताता हूँ। 1/2 कितना होता है 0.5, सबको पता है ये चीज़ है ना। 1/4 कितना होगा, फिर ये डबल हुआ तो ये आधा यानी 0.25, ये भी सबको पता है। तो ये डबल करो 1/8 तो ये इसका आधा यानी 0.125, तो आंसर आ गया 0.125। बोलो बात समझ में आई। अच्छा देखो यहाँ 8 है तब रेसिप्रोकल 0.125 है, यहाँ 8 है क्या, नहीं, यहाँ नंबर 10 गुना छोटा है तो ये नंबर 10 गुना बड़ा यानी 1.25। ये तुम्हारा आंसर आ गया E1/E2 का। बोलो समझ में आया। अरे तुम बोलोगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन लिख के इतना छोटा सॉल्यूशन, इतना सिंपल सॉल्यूशन। सिंपल ही होता है पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन, डोंट वरी, खाली तुमको क्वेश्चन समझ में आ जाए बस। समझना ही डिफ़िकल्ट टास्क है। जैसे ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको तुम अच्छे से पकड़ के चलो क्या चल रहा है। तो क्वेश्चंस तो एकदम सिंपल होते हैं, क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम नहीं है अगर तुमको कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझाए। इसको नोट डाउन करो। अच्छा एक बात मैं तुमको बता दूं, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक का 15th क्वेश्चन अनसॉल्व न्यूमेरिकल है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे करा है ताकि तुमको अनसॉल्व न्यूमेरिकल का भी सॉल्यूशन मिलता रहे। सॉल्व न्यूमेरिकल तो तुम्हारे बुक में दिए हुए हैं यार बहुत सारे, वो देखो, और मैंने अनसॉल्व करा दिया है। अभी मैं अनसॉल्व कुछ और कराने वाला हूँ। क्वेश्चन इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ ताकि तुमको थोड़ा कनेक्शन बना रहे क्या चल रहा है। तो ये नोट डाउन करो। चलो नोट डाउन कर लिया था। ये दूसरा एक एग्जाम्पल लेके आए हैं हम लोग। देखो वायर फंस जाता है बार बार स्टैंड में। देखो क्या एग्जाम्पल, द EMF ऑफ अ सेल इज बैलेंस्ड बाय अ लेंथ 120 सेंटीमीटर ऑन पोटेंशियोमीटर वायर। यानी इनिशियली सिर्फ EMF सेल का बैलेंस हुआ है तो 120 सेंटीमीटर पे बैलेंसिंग आती है। When the cell is shunted by a resistance 10 ohm, ज़रा ध्यान से वर्ड्स का मतलब समझो। यहाँ shunted वर्ड आया है, shunted मतलब होता है पैरेलल में कनेक्शन करना, तो shunted by a resistance of 10 ohm इसका मतलब है 10 ohm का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिया है। देखो सर्किट तुम समझ लो ध्यान से, ये तुम्हारा पोटेंशियोमीटर वायर और ये पोटेंशियोमीटर का पूरा सर्किट, ऑक्सिलरी सर्किट, ये तुम्हारा ऑक्सिलरी सर्किट। देखो ध्यान से, ये आया रियोस्टैट वगैरह, ये सब चीज़ें, वोल्टेज की, रियोस्टैट, ठीक है, ये ए, ये बी। देखो सिचुएशन कैसा था, सिचुएशन कुछ ऐसा था, पहले ये सेल का EMF बैलेंस किया गया किसी जगह पे वायर पे, ठीक है, ये पॉइंट पे बैलेंस हुआ, तो यहाँ कुछ बैलेंसिंग लेंथ मिली, ये कितनी मिली है 120 सेंटीमीटर। इज़ दैट क्लियर। अब क्या किया है, इस सेल को 10 ओम के रेजिस्टेंस के साथ शंट किया है, यानी 10 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिया है। बात समझ में आई। तो ये उसका कुछ EMF था, ये उसके साथ 10 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिया, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो 10 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया तो क्या हुआ, बैलेंसिंग लेंथ रिड्यूसेस बाय 20 सेंटीमीटर, यानी अब बैलेंसिंग लेंथ 20 सेंटीमीटर से कम हो गई है, यहाँ कहीं आ गई है। कम मतलब एक ही तरफ चली गई ना, तो 20 सेंटीमीटर से कम हो गई बैलेंसिंग लेंथ। देखो ग्रेविटी भी आज जोर में है, शाम हो रही है देखो, तो रिड्यूसेस बाय 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर से रिड्यूस हो गया, यानी 120 था तो अब कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। रिड्यूसेस बाय नॉट टू। सो फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, यानी तुमको दो बैलेंसिंग लेंथ दिए हुए हैं गिवन। देखो ध्यान से, L1 कितना है 120 सेंटीमीटर, L2 कितना है 100 सेंटीमीटर, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लगाते हैं शंट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 10 ओम, R इज़ 10 ओम, और हमको इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है। फॉर्मूला तो तुमको याद ही आ गया होगा, अभी जस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस वाला एप्लीकेशन किया है ना, अभी नहीं किया। तो R इज इक्वल्स टू R टाइम्स L1 बाई L2 माइनस 1, ये फॉर्मूला था, अभी डिराइव किया ना। चलो कर लेते हैं। स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R है 10, L1 है 120,
L2 है 100 माइनस 1। इसको सॉल्व करना है और निकालना है। कैसे निकलेगा बोलो? 0 से 0 कट गया, 12/10। 12/10 कितना आ जाएगा? आई थिंक चलो कर ही लेते हैं। 12/10 हो जाएगा 12 माइनस 10 अपॉन 10। इज दैट क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना, 12 माइनस 10 अपॉन 10। 12 माइनस 10 करोगे तो कितना आएगा? 2। तो ये 10 से 10 कैंसिल, आंसर आ गया 2, यानी रेजिस्टेंस है 2 ओम का। सिंपल था। तो देखो क्वेश्चन बड़ा बड़ा है पर सॉल्यूशन एकदम सिंपल है। फ़र्क इतना है कि तुमको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, बस तुमको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तुम्हारा न्यूमेरिकल्स का ना यही इशू होगा। देखो 12th में तो बहुत इशू होगा तुम्हारे लिए न्यूमेरिकल्स का। अगर तुमको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो पहले प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि तुमको न्यूमेरिकल समझेगा ही नहीं। न्यूमेरिकल नहीं समझेगा तो कैसे करोगे? अटक जाओगे ना फिर। तो एग्ज़ाम में तुमको फॉर्मूला याद भी रहे तो कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो समझ के भी कर क्या लोगे? गिवन डेटा लिख लिया, बस ये छोड़ के आ जाओगे। इसका मार्क्स नहीं मिलता है। मार्क्स स्टार्ट ही यहीं से होता है। मैं बोर्ड का पेपर चेक करता हूँ, मेरे को मालूम है स्टार्ट ही यहीं से होता है मार्क्स। फॉर्मूला लिखोगे तब मार्क्स मिलेगा, उसके बाद सब्सटीट्यूशन करोगे तब मार्क्स मिलेगा, कैलकुलेशन करोगे तब मार्क्स मिलेगा, और फाइनल आंसर विथ यूनिट लिखोगे तब मार्क्स मिलेगा। तो बोर्ड में तुमको सारी कुछ चीज़ें स्टेप्स के हिसाब से मार्किंग होती है। ऐसे रैंडमली कुछ भी करके आओगे तो मार्क्स नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये नोट डाउन करो। हम और एक क्वेश्चन करेंगे पोटेंशियोमीटर से ही रिलेटेड, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से हो जाना चाहिए। मैं सारे चीज़ों पे क्वेश्चंस ले रहा हूँ, जैसे जो भी यूजेस थे सब पे ले रहा हूँ। कंपैरिजन का हो गया है, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस का हो गया। अब एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं। चलो ये थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लेक्चर का। जो 2 क्वेश्चंस पिछले किए हैं तुमको पता है ना, तुम्हारे टेक्स्ट बुक के ही हैं। जैसे तुमको बताया ना हो मैंने, तो 15th और 16th किया अब तक हमने। ये 18th वाला क्वेश्चन है जो अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल का है। कोई क्वेश्चन तुमको, महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों को बोल रहा हूँ, कोई क्वेश्चन तुम्हारे बुक का नहीं आएगा तो मुझे बता देना, मैं उसका भी वीडियो डाल दूंगा। CBSE वालों के लिए तुम्हारा भी टेक्स्ट बुक का कोई क्वेश्चन अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेट मी टेल यू, तुम्हारे टेक्स्ट बुक का कोई क्वेश्चन CBSE का नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ, उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर इज 8 ohm एंड इट्स लेंथ इज 8 meters. A resistance box and a 2 volt battery are connected in series with it. What should be the resistance in the box if it is desired to have a potential drop of 1 microvolt per millimeter? तो पहले तो क्वेश्चन को समझना है, तो पहले सर्किट डायग्राम देखो कैसा है। ये मेरा पोटेंशियोमीटर वायर 8 मीटर लंबा, इसके साथ में कनेक्ट करना है एक रेजिस्टेंस बॉक्स। तो रेजिस्टेंस बॉक्स में से कुछ रेजिस्टेंस R निकलेगा, पता नहीं है कितना है, और एक बैटरी कनेक्ट करनी है 2 वोल्ट की। ये हो गया कनेक्शन पोटेंशियोमीटर वायर के साथ। ध्यान रखना पोटेंशियोमीटर वायर का जो लेंथ है वो 8 मीटर्स है। क्यों बताया है पता नहीं है, देखते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। और इसका जो खुद का रेजिस्टेंस है वो 8 ohms है। ये रेजिस्टेंस हमको निकालना है सो दैट दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप। अच्छा, पोटेंशियल ड्रॉप देखो कैसे दिया हुआ है। पोटेंशियल ड्रॉप इज 1 माइक्रोवोल्ट पर मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर में 1 माइक्रोवोल्ट का ड्रॉप आ रहा है। तो एक्चुअल में ये तुमको पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू दिया है। देखो ये तुमको एक्चुअल में K का वैल्यू दिया है। मैं गिवन डेटा लिखता हूँ। गिवन डेटा है कि K वैल्यू तुम्हारा 1 माइक्रोवोल्ट पर मिलीमीटर है। तो हमको K का वैल्यू वोल्ट पर मीटर में SI में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ओम्स में है, बैटरी वोल्ट में है, ये सब चीज़ें, लेंथ मीटर में है, ये सब चीज़ें। तो अगर वोल्ट पर मीटर में कर सकूँ मैं इसको, तो निकाल लेते हैं। देखो वोल्ट पर मीटर में करेंगे तो क्या होगा। सो K विल बी इक्वल्स टू, K हो जाएगा 1 वोल्ट पर मीटर, सॉरी माइक्रोवोल्ट से वोल्ट में जाओ, माइक्रोवोल्ट से वोल्ट में जाओगे तो 10⁻⁻⁶ ये हो गया वोल्ट। मिलीमीटर से मीटर में जाओगे तो 10⁻⁻³ ये हो गया मीटर। बोलो समझ में आया? 10⁻³ ऊपर आएगा तो +3 हो जाएगा, यानी 10⁻³ बचेगा। तो अपना जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो है 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है। तो ये 8 ओम, ये R पता नहीं है कितना है, ये 2 वोल्ट की बैटरी, ये सब कंबाइन होके जो हमको वोल्टेज देने चाहिए वो कितना देने चाहिए, सॉरी वो पोटेंशियल ग्रेडियंट देने चाहिए वो कितना देने चाहिए, वो देने चाहिए 10⁻⁻3। अच्छा, हमको मालूम है पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है वोल्टेज अपॉन लेंथ, राइट? इज दैट करेक्ट? बोलो हाँ या ना।
अब देखो वोल्टेज ये पता नहीं चलेगा हमको, ये V2 है, ये हमको इतना तो पता है 2 वोल्ट है। 2 वोल्ट पर यूनिट लेंथ करोगे तो आंसर तुमको फिर से घूम के यही आ जाएगा। इस R के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा, इस R के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। तो फिलहाल के लिए देखो करना क्या है, हमको मालूम है ये बैटरी से करंट निकलेगा, बैटरी से करंट निकलेगा I, ये करंट I इसमें जाएगा, बोलो हाँ या ना। ये I की वैल्यू अगर तुमको चाहिए तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी बैटरी का EMF E, तो ये E अपॉन ये वायर का रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर प्लस रेजिस्टेंस ये जो इस बॉक्स में है, ये तुम्हारा करंट होगा। और ये जो इस वायर में वोल्टेज है, इस वायर का V वैल्यू, ध्यान रखना इस वायर का V वैल्यू तुमको नहीं पता है। इस वायर में एक EMF लगा है वो तुमको दिया है, बैटरी का EMF दिया है, ये बात ध्यान दो। इस वायर का वोल्टेज कितना वो तुमको नहीं दिया है ना, ये प्रॉब्लम है। तो वोल्टेज हमको मालूम है V क्या होता है, V होता है I टाइम्स R, और किसका रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो ये अपने को V का वैल्यू पता है, तो मैं V को सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये हो जाएगा I टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ देखो ये सब चीज़ें लगेंगी। करंट हम कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला से निकालेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ वायर हमको मालूम है और K हमको पता है, K कितना है 10⁻³ तो सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करो, या पहले मैं लिख लेता हूँ। देयरफॉर K इज इक्वल्स टू I की जगह क्या आ जाएगा, I की जगह आ जाएगा 2 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर प्लस रेजिस्टेंस इन द बॉक्स, ठीक है, इनटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर अपॉन L। बोलो समझ में आया। ये I खाली सब्स्टिट्यूट किया है, EMF अपॉन रेजिस्टेंस, और ये सब्स्टिट्यूशन किया है। K का वैल्यू 10⁻³ दिस इज इक्वल्स टू 2 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना है 8, R पता नहीं है, निकालना है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर 8, लेंथ ऑफ वायर 8, कट होके 1। चलो ये आ गया 1। हमको चाहिए इस कैपिटल R का वैल्यू, तो हमको देखो बचा क्या है अपने पास बचा है 10⁻³ इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 8 प्लस R। इज दैट क्लियर। ये 8 प्लस R इधर लाओ, 10⁻³ इधर लाओ, तो 8 प्लस R इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻+3। बोलो ये समझ में आया। अरे -3 जब यहाँ आएगा तो न्यूमरेटर, पहले ये डिनोमिनेटर में आएगा फिर न्यूमरेटर में जाएगा, तो 10⁻+3 यानी ये एक्चुअल में हो गया 2000। बोलो हाँ या ना। 8 प्लस R का वैल्यू, यानी R का वैल्यू 2000 माइनस 8, यानी R का वैल्यू 1992 ओम्स या 1992 इविल रिटर्न्स। सॉरी, मूवी का टाइटल 1920 है ना, 1920 इविल रिटर्न्स। ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं, होता रहता है ये सब चीज़ तो, बट क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो ये तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन था। देख लो ध्यान से क्या करना था, तुमको K का वैल्यू दिया था। ये K का वैल्यू के लिए K का फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए। K होता है V/L, यहाँ पे V होता है इस वायर का वोल्टेज, वायर में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, तो वायर में वोल्टेज ड्रॉप I टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ वायर होगा ना, IR। अब ये I हमको निकालना है, तो I का फॉर्मूला हमको मालूम है EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ये सब करके सब्स्टिट्यूशन करके सिंप्लीफिकेशन किया है। ये सिंप्लीफिकेशन पार्ट में किसी को कुछ नहीं समझा तो देख लेना एक एक चीज़ अच्छे से, वापस से पीछे जाके स्लो करके देख लेना, बट आई होप समझ में तो आ ही गया होगा। इतना कुछ नहीं है यार, बेसिक अलजेब्रा है। ओके चलो, तो इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, यहीं पे समाप्त होता है आज का लेक्चर। ये नोट डाउन कर लो, पॉज करके मैं साइड हो जा रहा हूँ, तुमको एक एक्सपोजर दे दूँ, पूरा देख लो क्वेश्चन ऐसे है, ऐसा है। तो 3 क्वेश्चन हमने अनसॉल्व न्यूमेरिकल कवर कर लिए हैं तुम्हारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बुक के। बाकी और भी क्वेश्चंस तुमको आते रहेंगे, करते रहना, डोंट वरी, इस पे क्वेश्चंस का कमी नहीं है। अगर तुमको किसी क्वेश्चन में डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर सब कुछ समझ में आया है पोटेंशियोमीटर तो भी बताओ मुझे कमेंट्स में। यहाँ पोटेंशियोमीटर पूरा खत्म होता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का पार्ट हम लोग करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।